नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सोर्स के अनुसार। बिल्कुल। तो ये तो हो गई हमारी शुरुआती बात, लेकिन आज की इस गहन चर्चा का मकसद सिर्फ परीक्षाओं के लिए रटंत विद्या का सीमित रहना नहीं है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि हम इन चीजों को रट तो लेते हैं, पर असल जिंदगी में इनका क्या काम है, राइट? हाँ, एकदम सही। आज हम इन किताबी परिभाषाओं से बाहर निकलकर ये समझेंगे कि कैसे ये रसायन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को खामोशी से चला रहे हैं। और रसायन विज्ञान की असली खूबसूरती इसी में है। अगर हम अपने सोर्स मटेरियल को गहराई से देखें तो अम्ल, क्षारक और लवण सिर्फ लैब की उन कांच की बोतलों में बंद नहीं है। ये हमारे पाचन तंत्र से लेकर प्रकृति के खुद को बचाने के तरीकों तक फैले हुए हैं। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सीधी सी बात है, हम सब जानते हैं कि नींबू का खट्टापन मतलब अम्ल है, और साबुन को छूने पर जो चिकनाहट या कड़वापन लगता है वो क्षारक की निशानी है। वो तो है। पर असल वैज्ञानिक जादू तो तब शुरू होता है जब ये पानी के संपर्क में आते हैं, है ना? बिल्कुल, सारा खेल आयनों का है। जब आप किसी अम्ल को पानी में मिलाते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन यानी H+ उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। क्या बात है? ये H+ आयन पानी में कभी अकेले नहीं रह सकते। ये तुरंत पानी के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। H3O+ कहते हैं इसे। अच्छा, तो यही हाइड्रोनियम आयन किसी भी चीज को अम्लीय बनाता है। एकदम सही। और दूसरी तरफ जब क्षारक पानी में घुलते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन या OH- छोड़ते हैं। यहाँ एक खास बात और है जो हमारे सोर्स मटेरियल में बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है। जो क्षारक पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार या एल्कली कहते हैं। मतलब एल्कली। ठीक है। और मैंने पढ़ा है कि आयनों की वजह से ही ये पानी में बिजली का चालन भी कर सकते हैं। हाँ, ये दोनों ही पानी में बिजली के बेहतरीन सुचालक बन जाते हैं, इन्हीं आयनों की निरंतर गति के कारण। ये तो हुई आयनों की बात, पर अब हर रसायन को चखकर या उसमें बिजली दौड़ाकर तो नहीं देख सकते ना। मतलब ये तो सुरक्षित भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसा लैब में कभी नहीं करना चाहिए। तो फिर यही एंट्री होती है हमारे रासायनिक जासूसों की, जिन्हें हम इंडिकेटर्स या सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचकों में तो लिटमस और लाल पत्ता गोभी का नाम आता ही है, पर मुझे हल्दी वाला उदाहरण सबसे ज्यादा मजेदार लगता है। हल्दी तो हर भारतीय रसोई में है और ये एक बहुत ही संवेदनशील सूचक है। हाँ, जैसे कपड़ों पर जब सब्जी का पीला दाग लग जाता है और हम उस पर साबुन रगड़ते हैं जो कि स्वभाव से क्षारकीय होता है, और साबुन लगते ही वो पीला दाग अचानक लाल या भूरा हो जाता है। एकदम से, जैसे प्रकृति खुद बता रही हो कि यहाँ कोई क्षारक मौजूद है। सही कहा। लैब में हम इसके लिए कृत्रिम सूचकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फिनोल्फ्थलीन, जो अम्ल में रंगहीन रहता है पर क्षारक में गुलाबी हो जाता है। हाँ, बहुत ही गहरा गुलाबी रंग। पर उन सूचकों का क्या जो रंग नहीं बदलते? हमारे सोर्स मटेरियल में गंधीय सूचकों या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का भी जिक्र है। हाँ, ये बहुत ही कमाल की चीज है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध से हम रसायनों को पहचान सकते हैं, जैसे प्याज, वेनिला या लौंग का तेल। इनकी अपनी एक बहुत तेज गंध होती है। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही आप इनमें कोई क्षारक मिलाते हैं तो इनकी वो विशिष्ट गंध पूरी तरह से गायब हो जाती है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए विज्ञान का ये एक बहुत बड़ा वरदान है। सच में, ये विज्ञान का एक बहुत ही व्यावहारिक उपयोग है। अब थोड़ा लैब के अंदर चलते हैं। जब धातु और अम्ल मिलते हैं तो बहुत ही उग्र प्रतिक्रिया होती है ना? बहुत उग्र। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड जैसे प्रबल अम्ल में जिंक के टुकड़े डालते हैं तो एक तीव्र विस्थापन प्रतिक्रिया होती है। जिंक अम्ल से हाइड्रोजन को बाहर निकाल फेंकता है और ढेर सारे बुलबुले निकलते हैं। हाँ, और वो गैस हाइड्रोजन होती है। चलो इसे डीकोड करते हैं। हमारे श्रोताओं के लिए मैं इसे थोड़ा विजुअलाइज करती हूँ। जब हम इन बुलबुलों के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो एक बहुत तेज पॉप की आवाज आती है। हाँ, पॉप साउंड टेस्ट। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन है। और इसी तरह की एक और बहुत ही क्लासिक प्रतिक्रिया तब होती है जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ मिलते हैं। तब तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, राइट? बिल्कुल। और इसे साबित करने के लिए हम चूने के पानी का टेस्ट करते हैं, लाइम वाटर टेस्ट।
जब इस CO2 गैस को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो पानी एकदम दूधिया हो जाता है, मिल्की। हाँ, क्योंकि वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो पानी में घुलता नहीं है। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि क्षारक आमतौर पर धातु कार्बोनेट के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। मतलब अम्ल सच में बहुत आक्रामक होते हैं। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, जब ये दोनों प्रबल विरोधी अम्ल और क्षारक एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है? तब होता है उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। दोनों एक दूसरे का प्रभाव खत्म कर देते हैं। बिल्कुल, दोनों लड़कर शांत हो जाते हैं और बनाते हैं लवण यानी सॉल्ट और साथ में पानी। और इस युद्ध में काफी गर्मी भी पैदा होती है ना? हाँ, उदासीनीकरण की प्रक्रिया हमेशा ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और यही व्यवहार धात्विक और अधात्विक ऑक्साइड भी दिखाते हैं। वो कैसे? क्योंकि धात्विक ऑक्साइड स्वभाव से क्षारकीय होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय। तो जब वो प्रतिक्रिया करते हैं तो वो भी लवण और जल ही बनाते हैं। गर्मी और ऊष्मा की बात चली है तो मुझे लगता है सुरक्षा पर बात करना बहुत जरूरी है। लैब का सबसे बड़ा नियम। ये शायद पूरी रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर नियम है। कभी भी सांद्र अम्ल में सीधे पानी नहीं मिलाना चाहिए। नेवर। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अत्यधिक खतरनाक। एक इतनी ज्यादा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है कि अगर आपने अम्ल में ऊपर से पानी डाला तो पानी तुरंत भाप बन के उबलेगा और वो खौलता हुआ अम्ल उछलकर आपकी त्वचा पर आ सकता है। हाँ, यहाँ तक कि इतनी अचानक पैदा हुई गर्मी से कांच का बीकर भी टूट सकता है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका हमेशा ये है कि आप बर्तन में पर्याप्त मात्रा में जल लें और उसमें बहुत धीरे धीरे लगातार हिलाते हुए अम्ल की बूंदें डालें। जल उस उत्पन्न हुई गर्मी को सोख लेता है। सेफ्टी फर्स्ट दोस्तों, ये हमेशा याद रखना है। अब जब हम इन रसायनों की ताकत की बात कर रहे हैं तो इसे नापने का भी एक पैमाना है, पीएच स्केल। बिल्कुल, 0 से लेकर 14 तक का स्केल। इसमें जो पी है वो एक जर्मन शब्द पोटेंस से आया है, जिसका मतलब है शक्ति या पावर, और एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन। एकदम सही। ये स्केल मूल रूप से हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापता है। तो अगर हम इसके आंकड़ों को समझें, अगर किसी चीज का पीएच 7 से कम है तो वो अम्लीय है। नंबर जितना छोटा, अम्ल उतना ही ताकतवर। और अगर ठीक 7 है तो वो उदासीन है, जैसे हमारा शुद्ध जल। और 7 से ऊपर जाते ही चीजें क्षारीय होने लगती हैं। उदाहरण के लिए नींबू के रस का पीएच लगभग 2.2 होता है, जो काफी अम्लीय है। और हमारे शरीर के खून का पीएच 7.4 के आसपास होता है, हल्का सा क्षारकीय। हाँ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बहुत प्रबल क्षारक है, उसका पीएच 14 तक पहुंच जाता है। खून के पीएच से मुझे याद आया, हमारा पूरा शरीर भी तो इसी पीएच के संतुलन पे टिका हुआ है ना? बिल्कुल, हमारी सारी जैविक प्रक्रियाएं 7.0 से 7.8 पीएच की बहुत ही संकरी रेंज में काम करती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारा पाचन तंत्र है। खाना पचाने के लिए हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जो कि बहुत शक्तिशाली अम्ल है। सामान्य तौर पर यह बहुत जरूरी है। पर कभी-कभी जब हम ज्यादा जंक फूड खा लेते हैं या तनाव में होते हैं तो ये अम्ल बहुत ज्यादा बनने लगता है। और तब होती है एसिडिटी, सीने में तेज जलन। और फिर से वही उदासीनीकरण का सिद्धांत हमें बचाता है। हाँ, हम एंटासिड लेते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एक दुर्बल क्षारक है। बिल्कुल, वो पेट में जाके बिना कोई नुकसान पहुंचाए उस अतिरिक्त अम्ल को न्यूट्रल कर देता है और हमें तुरंत राहत मिलती है। हमारे दांतों के साथ भी तो कुछ ऐसा ही होता है ना? हाँ, वहां भी पीएच का ही खेल है। जब हम खाना खाते हैं तो मुंह के बैक्टीरिया खाने के कणों से अम्ल बनाते हैं। अगर मुंह का पीएच 5.5 से नीचे चला जाए तो दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। इनेमल खराब होने लगता है। इसीलिए हम जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो क्षारीय होते हैं, ताकि वो उस अम्ल को बेअसर कर सकें। ये तो हुई हमारे शरीर की बात, लेकिन प्रकृति में भी ये रासायनिक युद्ध लगातार चल रहा है। अम्लीय वर्षा इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है और जब ये पानी नदियों में जाता है तो मछलियों और जलीय जीवों का जीना मुश्किल हो जाता है। पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाता है। और खेती में भी अगर खेत की मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाए तो किसान क्या करते हैं? वो मिट्टी में चूना मिलाते हैं। चूना एक क्षारक है जो मिट्टी के उस अम्लीय प्रभाव को खत्म करके फसल के लिए सही पीएच वापस ले आता है। प्रकृति की बात हो रही है तो मुझे वो एक बहुत ही कमाल का फैक्ट याद आ रहा है। जब हमें कोई मधुमक्खी डंक मारती है या हम जंगल में नाटल के पौधे को छू लेते हैं
उफ, वो दर्द और जलन। वो दर्द असल में शारीरिक चोट नहीं है, बल्कि एक रासायनिक हमला है। बिल्कुल, वो डंक हमारी त्वचा के अंदर मेथेनोइक अम्ल छोड़ देता है। और क्योंकि दर्द की वजह अम्ल है, तो इलाज क्या होगा? एक क्षारक। आप घर पर बेकिंग सोडा रगड़ सकते हैं। लेकिन जंगल में बेकिंग सोडा कहाँ मिलेगा? यहीं पर प्रकृति का सबसे बड़ा जादू दिखता है। डॉग का पौधा। हाँ, जहाँ भी अम्लीय कांटों वाला नेटल का पौधा उगता है, अक्सर उसी के पास क्षारीय पत्तियों वाला डॉग का पौधा भी होता है। जैसे प्रकृति ने समस्या और समाधान दोनों एक साथ उगा रखे हों। अब बस डॉग की पत्ती रगड़ें और दर्द गायब। ये मेरा इस पूरे सोर्स मटेरियल का सबसे पसंदीदा हिस्सा है, प्रकृति की अपनी फर्स्ट एड किट। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जो इस पूरे अम्ल क्षारक युद्ध का अंतिम परिणाम होती है, लवण या सॉल्ट। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि नमक का मतलब सिर्फ वही सफेद नमक है जो हम खाने में डालते हैं, और वो हमेशा न्यूट्रल होता है। जबकि विज्ञान ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। सारे लवण उदासीन नहीं होते। अच्छा, तो ये कैसे तय होता है कि कौन सा लवण कैसा होगा? ये इस पर निर्भर करता है कि लवण किन दो रसायनों से मिलकर बना है। अगर एक बहुत प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक मिलते हैं तो बनने वाला लवण अम्लीय होगा, उसका पीएच 7 से कम होगा। जैसे अमोनियम क्लोराइड। हाँ, और अगर प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल मिलते हैं तो लवण क्षारीय होगा, पीएच 7 से ज्यादा, जैसे सोडियम एसीटेट। और जब दोनों ही ताकतवर हों, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, तब जाकर वो एक दूसरे को पूरी तरह न्यूट्रल करते हैं और एक उदासीन लवण बनता है जिसका पीएच ठीक 7 होता है। हमारा साधारण नमक सोडियम क्लोराइड इसी श्रेणी में आता है। और ये साधारण नमक सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता, औद्योगिक स्तर पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कच्चा माल है, जिसे हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये तो उद्योगों की रीढ़ है। जब हम साधारण नमक के जलीय विलयन से बिजली गुजारते हैं तो क्या क्या बनता है? बहुत कुछ बनता है। एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और पीछे जो बचता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो खुद एक बहुत बड़ा और उपयोगी क्षार है। बिल्कुल, साबुन बनाने से लेकर कागज उद्योग तक हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। और वो जो क्लोरीन गैस निकली, उसका क्या होता है? जब उस क्लोरीन को हम सूखे बुझे हुए चूने के साथ मिलाते हैं तो बनता है विरंजक चूर्ण, यानी ब्लीचिंग पाउडर, जो पानी को कीटाणु मुक्त करने के काम आता है। सही। अब अगर हम बड़ी फैक्ट्रियों से वापस अपनी रसोई में आए तो वहां भी लवणों का ही राज है। बेकिंग सोडा को ही ले लीजिए। हाँ, वो तो एक दुर्बल क्षारक है। जब हम केक या ब्रेड बनाते हैं और उसमें बेकिंग सोडा डालकर गर्म करते हैं तो उसमें से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और वही गैस केक को अंदर से इतना स्पंजी और मुलायम बना देती है। और इसी तरह कपड़े धोने के लिए हम धोने का सोडा इस्तेमाल करते हैं, जो पानी की स्थायी कठोरता भी दूर करता है। ये सब तो ठीक है, पर जब मैं सोर्स मटेरियल पढ़ रही थी तो एक चीज ने मुझे सच में हैरान कर दिया, लवणों के क्रिस्टल के बारे में। आप क्रिस्टलन के जल की बात कर रही हैं? हाँ, मतलब हम तो यही सोचते हैं ना कि जो चीज सूखी है उसमें पानी कैसे हो सकता है। ये रसायन विज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत भ्रम है। कुछ क्रिस्टल बाहर से बिल्कुल सूखे दिखते हैं, लेकिन उनके अणुओं के अंदर पानी कैद होता है, जैसे कॉपर सल्फेट। हाँ, सामान्य तापमान पर ये एक शानदार नीले रंग का क्रिस्टल होता है, एकदम सूखा। पर असल में इसके एक अणु के साथ पानी के 5 अणु जुड़े होते हैं। और अगर हम इसे गर्म करें तो वो सारा छिपा हुआ पानी भाप बनकर उड़ जाता है और वो नीला क्रिस्टल अपना रंग खोकर एकदम सफेद पाउडर बन जाता है। मतलब उसका नीला रंग और उसका वो आकार सब उस पानी की वजह से था जो दिख ही नहीं रहा था। बिल्कुल, और जिप्सम के साथ भी ऐसा ही होता है, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। हाँ, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर सावधानी से गर्म करते हैं तो वो अपने कुछ पानी के अणु छोड़ देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। वही सफेद चूर्ण जो डॉक्टर हमारी टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही आप उसमें वापस पानी मिलाते हैं वो तुरंत पानी सोखकर फिर से कठोर जिप्सम बन जाता है और हड्डी को फिक्स कर देता है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि हम विज्ञान को सिर्फ किताबों में ही बंद करके रखते हैं, जबकि वो हमारे चारों तरफ है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा से ये तो साफ हो गया कि केक के फूलने से लेकर मधुमक्खी के डंक के इलाज तक सब कुछ अम्ल, क्षारक और लवण का ही खेल है। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आज की इस चर्चा को एक विचार के साथ खत्म करना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल कहिए। आज हमने देखा कि कैसे क्रिस्टलन के जल की वजह से एक बिल्कुल सूखा दिखने वाला कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल अपने अंदर पानी छिपाए रखता है। सोचने वाली बात यह है कि हमारे घर में मौजूद
और कितनी ऐसी आम सी दिखने वाली चीजें होंगी जो बाहर से कुछ और दिखती हैं, लेकिन अपने अंदर एक पूरी रासायनिक दुनिया समेटे हुए हैं। ये बहुत ही गहरा विचार है। अगली बार जब आप अपनी रसोई या बगीचे में जाएं, तो उन छिपे हुए रसायनों को पहचानने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सच में विज्ञान हमारे आसपास ही बिखरा पड़ा है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा के बाद हम सभी अपने आसपास की दुनिया को एक नए रासायनिक चश्मे से देख पाएंगे। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी उत्सुकता बनाए रखिए और सीखते रहिए।